पे धड़धड़ाती हुई गुजर रही थी। सर पे कफन बांध के निकल पड़े थे सरफरोश। लखनऊ स्टेशन से ठीक पहले काकोरी की ओर बढ़ते हुए दूसरे दर्जे के कंपार्टमेंट में चेन खींच दी गई। चंद सेकंड घिसटने के बाद वीराने में गाड़ी रुक गई। सभी क्रांतिकारी उतरकर गार्ड के डिब्बे के पास पहुंच गए। मुसाफिरों से कह दिया गया कि सब गाड़ी में चढ़ जाओ और गाड़ी के गार्ड को जमीन पर लेट जाने को कहा। तो सबसे सरल था कि भारतीयों का पैसा जो अंग्रेज लूट के ले जा रहे थे उसको ट्रेन से लूटें, या हमारा अपनी संपत्ति थी, भारतीय संपत्ति थी, जिसको उन्होंने कब्जाया ट्रेन रोक कर, ट्रेन लूट कर। लेकिन लूट नहीं थी सही मायने में, ये अपना पैसा अपने क्रांति के लिए वापस ला रहे थे। लोहे की संदूक उतारकर पहले छेनियों से काटने की कोशिश हुई, पर छेनियों ने काम न दिया। तब चंद्रशेखर आजाद ने कुल्हाड़ी चलाकर उसे तोड़ दिया। जितना भी पैसा मिला उसे अपने साथ लाई हुई 3 चादरों में गठरियों से बांध लिया। फिर फौरन लखनऊ शहर के लिए निकल पड़े, लेकिन गलती से एक चादर वहीं छूट गई। उस गाड़ी में 14 लोग ऐसे थे जिनके पास बंदूकें, राइफलें थीं। 2 अंग्रेज सशस्त्र फौजी भी थे, पर सब शांत रहे। सबने सोचा कम से कम 30-40 आदमी तो होंगे। सिर्फ 10 युवकों ने इतना आतंक फैला दिया, ये कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मुसाफिरों से भी कह दिया गया कि सिर्फ सरकार का माल लूटेंगे। तो मुसाफिर भी शांतिपूर्वक बैठे रहे। इस घटना से नवयुवकों का उत्साह आसमान पर पहुंच गया। जितना कर्जा था निपटा दिया गया। अस्त्रों की खरीद के लिए लगभग 1000 रुपए भेज दिए गए, लेकिन आस्तीन में सांप छिपा हुआ था। ऐसा गहरा मुंह मारा कि चारों खाने चित्त कर दिया। बनवारी लाल जो थे एक बाली गवाह बन गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि क्रांतिकारियों की धरपकड़ बड़ी तेजी से हुई। ये अगर न टूटते तो इतनी जल्दी पकड़े नहीं जाते क्रांतिकारी। ये घटना अंग्रेजों के मुंह पर एक करारा तमाचा थी। इसे सुलझाना उनकी इज्जत का सवाल बन गया। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती की जांच का जिम्मा स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को सौंप दिया। ये तो हमारे यहाँ का निशानी है साहिब। सर, दिस मार्क बिलोंग्स टू हिम। ये निशान इसी का है। Whom does it belong to? जानते हो किसका है? काकोरी कांड के संबंध में जानकारी देने और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करवाने के लिए इनाम की घोषणा कर दी। 26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ पूरे हिंदुस्तान से 40 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल साहिब। पूरे देश में आपको पता है एक रात में 40 लोग गिरफ्तार हुए थे, जबकि डकैती केवल 10 लोगों ने डाली थी और उन 10 में से 5 गिरफ्तार भी नहीं उस दिन हो पाए थे। इन सभी क्रांतिकारियों को लखनऊ जिला जेल की बैरक नंबर 11 में एक साथ रखा गया और हजरतगंज चौराहे के पास रिंग थिएटर नाम की एक आलीशान बिल्डिंग में अस्थायी अदालत का निर्माण कर दिया गया। आज यहाँ इन शहीदों की याद में काकोरी स्तंभ है। लगातार 18 महीने तक ये मुकदमा चला था। सरकार का इसमें एक तो 10 लाख रुपया खर्च हुआ और 10 माह से ज़्यादा इसमें मुकदमा चला, और इसमें किस तरह इन्वॉल्वमेंट हुआ
कि बड़े से बड़े इन लोगों के स्टैंडिंग काउंसिल हुए। जगत नारायण मुल्ला इनके सरकारी वकील हुए, उनके पुत्र आनंद नारायण मुल्ला इनके ये हुए, और सरकार ने भरसक कोशिश की कि इसमें क्रांतिकारियों को जितनी बड़ी से बड़ी ज़्यादा सख्त से सख्त सज़ा दी जा सके। फरार क्रांतिकारियों में आज़ाद को पुलिस कभी गिरफ्तार नहीं कर पाई। इस बीच अशफाक उल्लाह शाहजहांपुर छोड़कर बनारस चले गए थे और वहां एक इंजीनियरिंग कंपनी में 10 महीने तक काम किया। इसके बाद उन्होंने विदेश जाने की योजना बनाई ताकि क्रांति को जारी रखने के लिए बाहर से मदद करते रहें। इसके लिए वो दिल्ली आकर अपने एक मित्र के संपर्क में आए, लेकिन इस दोस्त ने अंग्रेजों द्वारा घोषित इनाम के लालच में आकर पुलिस को सूचना दे दी। अशफाक को बिस्मिल से अलग फैजाबाद जेल भेज दिया गया। संवेदना के तरीके उन्होंने अशफाक के बारे में लिखा कि तुमने तो हमारा मुंह उज्जवल कर दिया। लोगों पर आरोप था हमारे ऊपर कि यार समाजी होकर के एक मुसलमान के साथ रहता है, लेकिन जिस तरीके तूने क्रांतिकारी आंदोलन में हमारी मदद किया, मैं समझता हूँ दुनिया का कोई ऐसा मुसलमान और नहीं होगा जैसा हमारा सम्मान और गर्व अशफाक उल्लाह ने बढ़ाया। ये अपने संस्मरण में राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। मियां अशफाक उल्लाह खान, मेरी मानो सरकारी गवाह बन जाओ। मान लो कि हिंदुस्तान आजाद हो भी गया, मान लो, तो क्या है? क्या मियां, ये मुल्क हिंदुओं का होकर रह जाए, हम मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये अंग्रेज हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहते हैं, फूट डलवाना चाहते हैं उनके बीच, लेकिन ये आजादी, ये जो लहर चल रही है ना, इसको दबा नहीं पाएंगे ज्यादा देर। मियां, तुम तो खामखा परेशान हो रहे हो। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे अपने सगे हैं और हम कोई नहीं। मियां, मेरी मानो तो सरकारी गवाह बन जा। उन हिंदू क्रांतिकारियों की वजह से तुम्हें सख्त से सख्त सजा हो सकती है। इसीलिए मेरी मानो तुम भी उनके सारे राज का भंडा फोड़ कर। और हाँ, एक बात और, मुसलमान हो, कौम के हो, इसीलिए बता रहा हूं, मियां इन हिंदुओं के झांसे में ना आना। जिस तरह से भारत माँ हिंदुओं की माँ है, इसी तरह से मुसलमान भाइयों के लिए भी वो हमारी माँ है। सुनो, इस वक्त हिंदुस्तान में क्रांति की लहर दौड़ रही है। क्रांति की ज्वाला भड़क चुकी है जो अंग्रेजी साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। और एक बात अपने कानों में अच्छी तरह से डाल लो, मैं अशफाक उल्लाह खान किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों के खिलाफ सरकारी गवाह नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। ब्रिटिश हुकूमत ने अशफाक को सरकारी गवाह बनाने की कई कोशिशें की, पर वो टूटे नहीं। उनसे कहा गया था कि आप तो मुसलमान हैं, ये लड़ाई हिंदुओं की है और इसलिए जो है आपको अंग्रेज़ों के पक्ष में रहना चाहिए और आपको सिर्फ माफ़ी मांग लीजिए तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से उसको नकार दिया था, कहा नहीं, ये लड़ाई हम अपनी मानते हैं, अपने देश की मानते हैं, उस धरती की मानते हैं जिस पर हम पैदा हुए हैं। उधर गोरखपुर जेल में बिस्मिल को भी ललचाने के लिए एक से एक प्रलोभन दिए जा रहे थे। उनसे कहा गया कि अगर वो बयान देने को राजी हो जाएं, तो उनकी सजा कम करा दी जाएगी और सजा के थोड़े दिनों बाद ही जेल से निकालकर इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। साथ ही 15,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा। पर अंग्रेजों की हर जुगत नाकामयाब रही। अंग्रेजी अदालतों में फांसी की सजा कोई नई बात नहीं थी, लेकिन लूट के जुर्म में सजाए मौत किसी के गले नहीं उतर रही थी। सेशन जज के फैसले के खिलाफ
अवध चीफ कोर्ट में अपील दायर की गई। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की, क्योंकि सरकारी खर्चे पर जो वकील उन्हें दिया गया वो बेहद साधारण था। Order! 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 Mr. Ram Prasad, you will present your own case? Yes, my lord. Okay. Proceed. These Britishers have taken everything from us. They've taken our lands, they've taken our money, they've taken our lives, they've taken our right to live with free will. What kind of life is that? What kind of life is that? I would rather sacrifice my life for my motherland than to live like an insect. कानून की इतनी गहरी जानकारी बिस्मिल की दलीलों में झलक रही थी कि जज भी उनकी तारीफ से खुद को रोक नहीं पाए। Mr. Ram Prasad, from which university have you taken the degree of law? Excuse me, sir. A kingmaker does not require any degree. लेकिन अदालत ने इस जवाब से चिढ़कर उनकी स्वयं वकालत करने की अर्जी खारिज कर दी। फिर भी बिस्मिल की तर्क क्षमता ऐसी थी कि अदालत में उन्हें खामोश कर पाना आसान नहीं था। ये कोई आम डाका नहीं है मिलॉर्ड, ये सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है, एक सोची समझी साजिश। माना कि इन लोगों ने वो पैसा अपने लिए नहीं लूटा, लेकिन जिस काम के लिए सरकारी खजाना लूटा गया है उसके लिए कम से कम इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये षड्यंत्रकारी हैं, पेशेवर अपराधी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। Objection overruled. मैं बस इतना चाहता हूं मिलॉर्ड कि सबूत आपके सामने है। इन मुलाजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुलाजिम मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है। अदालत के अदब से हम यहां तशरीफ लाए, पलट कर रख देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से। आंधियों में भी हमने चराग अक्सर जलाए। दरअसल मुलाजिम का मतलब होता है वो जो सरकार से तनख्वाह पाए। ऐसे में मुलाजिम बिस्मिल नहीं थे, बल्कि खुद सरकारी वकील साहब थे। उनकी जुबान फिसल गई और वो अभियुक्तों को मुल्जिमान की जगह मुलाजिम कह बैठे। सरकारी वकील के तो पसीने छूट गए। उन्होंने कन्नी काटने में ही अपनी भलाई समझी और फिर उस दिन उन्होंने कोई जिरह नहीं की। 22 अगस्त 1927 को फैसला सुनाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी का हुक्म दिया गया। Hang till death. उनकी अदालतें कोई इंसाफ वाली अदालतें नहीं थीं, बल्कि वो किसी न किसी सूरत में वो फांसी देना चाहते थे, लोगों को दिखाना चाहते थे कि हम इन्हें पूरी तरीके से दाब देंगे। लेकिन जितनी वो फांसी देते गए, देश के लोग उतनी ही क्रांतिकारी आंदोलन में आगे आते रहे। अब बिस्मिल, अशफाक और बाकी सभी क्रांतिकारी जानते थे कि उनके आखिरी कुछ दिन ही बाकी हैं, पर ये आखिरी लम्हे भी एक मिसाल ही बने। जारी है वंदे मातरम। काकोरी कांड के क्रांतिकारियों की मदद के लिए कुछ लोगों ने एक डिफेंस कमेटी बनाई। अपनी अपील खुद लिखने के नाम पे बिस्मिल ने गोरखपुर जेल में ढेर सारा पेंसिल कागज मंगवाया। बिस्मिल ने अपनी अपील तैयार करने में बहुत कम कागज खर्च किए और बाकी बची हुई स्टेशनरी का इस्तेमाल
उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखने में किया। आज 16 दिसंबर है। 3 दिन बाद सुबह 6 बजे इस शरीर को फांसी पर लटका दिया जाएगा। अपने लिए यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं शीघ्र ही फिर भारत में जन्म लूंगा। जब तक मेरा भारत पूरी तरह से स्वतंत्र न हो जाए, परमपिता परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना होगी कि वो मुझे इसी देश में जन्म दे। 16 दिसंबर 1927 को बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय पूरा करके इसे चुपके से जेल से बाहर भिजवा दिया। फांसी के एक दिन पहले उन्हें अपने माता पिता से आखिरी बार मुलाकात करने की इजाजत मिली। लेकिन हम जब जेल के गेट पर पहुंचे तो हमने देखा कि माँ वहां पहले से मौजूद है। फांसी की कोठरी के हम लोग सामने पहुंचे तो माँ को देखकर बिस्मिल रो पड़े और उनको देखकर उनके पिताजी रोने लगे। उस समय माँ उठकर खड़ी हो गई और बिस्मिल की आंखों में आंखें गड़ाकर उन्होंने कहा कि बस हो गया इनकलाब, हो गई क्रांति। अगर तुमको रोकर मारना था तो इस रास्ते पर आए क्यों थे? बिस्मिल ने जवाब भी उतना ही अच्छा दिया। उन्होंने कहा, माँ तुम जानती हो तुम्हारा बेटा कायर नहीं, मैं मौत से नहीं डरता हूं। ये आंसू इस बात के हैं कि शायद मुझे दोबारा तुम्हारी जैसी माँ नहीं मिलेगी, तुम्हारी गोद नहीं मिलेगी। उधर फैजाबाद जेल में अशफाक भी अपने आखिरी वक्त का इंतजार कर रहे थे। उनकी फांसी की तारीख भी 19 दिसंबर के लिए ही तय की गई थी। बिस्मिल से दूर अपने आखिरी वक्त में वो अपने दोस्त और अपने देश को ही याद कर रहे थे। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन ये हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है, कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आकर के भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता। हाँ, अगर खुदा कहीं मिल गया मुझको तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। पुनर्जन्म ही मांगूंगा। अशफाकुल्ला खां जब जेल में थे और उनको फांसी होना थी जल्द, तो हमारे ख़ानदान के लोग उनसे मिलने गए। तो अशफाकुल्ला खां नहा के जब निकल के आए तो लोग देख के उनको रोने लगे। तो उन्होंने अपने कंधे पे उनके तौलिया जो थी उससे आंसू पूछे। तो उन्होंने क्या, अशफाकुल्ला ने कहा अपने परिवार के लोगों से, कल 2 सगे भाइयों को फांसी होना है, लेकिन खुशी की बात यह है कि हम मुल्क पे फांसी होने जा रहे हैं और वो एक कत्ल में फांसी होने जा रहे हैं और 2 भाइयों को फांसी चढ़ जाएगी। तो तुम लोग के लिए तो ये खुशी की बात है कि भारत माँ की आज़ादी के लिए हम जा रहे हैं। जेल में बिस्मिल को कम ही एहसास था कि बाहर उन्हें छुड़ाने की क्या कोशिशें चल रही हैं। उनकी आत्मकथा में इस दुख का जिक्र भी है। लेकिन सच तो ये है कि हर देशभक्त उस दौर में छटपटा रहा था। अब तो बस बेबसी से 19 दिसंबर का इंतजार था। सुबह 6:30 पर गोरखपुर और फैजाबाद की जेलों में 4 परमवीर अपनी मौत की ओर सर उठाकर बढ़ चले। जिंदाबाद।
अब न अहले बलबले हैं, न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। फांसी के तख्ते पे खड़े होकर फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने बेखौफ होकर कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूं। फिर प्रार्थना की, मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावका, न चैनम क्लेदंत्यापो, न सोशति मारुता। फिर रस्सी खींची गई और राम प्रसाद बिस्मिल शहीद हो गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बिस्मिल के बलिदान की खबर सुनकर बहुत बड़ी तादाद में जनता जेल के दरवाजे पर इकट्ठा हो गई। इतनी भीड़ को देखकर जेल का मुख्य द्वार बंद ही रखा गया। और फांसी घर के सामने वाली दीवार को तोड़कर बिस्मिल का शव उनके परिजनों को सौंपा गया। अशफाकुल्लाह और उनके साथी किसी वैयक्तिक राग द्वेष और लाभ के लिए नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता की भावना से समर्पित होकर ही अपने जीवन तक की कुर्बानी करने के लिए इसलिए वो हमारे वंदनीय हैं, सराहनीय हैं, आदरणीय हैं और हम लोग उनको उसी रूप में याद करते हैं। करीब 1.5 लाख लोगों ने जुलूस निकाला। बिस्मिल के पार्थिव शरीर को पूरे शहर में घुमाते हुए राप्ती नदी के किनारे राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जाबाज शहीदों ने इसे खून दिया है, फांसी जो मिली फंदे को खुद चूम लिया है। नहला के समर जाएगी जिस दम मेरी मैयत, इस देश की खुशबू भी लगा देना कफन में। हर कौम ने मिलजुल के निखारा है वतन को, निखारा है वतन को।